pressure of liquid solutions, ideal and non-ideal solutions. We'll be doing numericals also for vapor pressure, right? And that's it. This is what we are going to cover in this current module. Now let's start. In summer, you must be aware of the fact that in generally when we keep pitchers, right, or some balls for birds, in few hours we find that either the level has gone down और इट इज़ ऑलमोस्ट ड्राई. मतलब आप उसको अगर थोड़ा सा और टाइम देंगे तो बाय द टाइम शाम को अगर आप उसको पिक करेंगे यू विल फाइंड दैट द बाउल इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी. तो इसका मतलब क्या, जो आपके बर्ड्स थे, चिड़िया थे, वो सारा का सारा पानी पी गए? नहीं, बाहर गर्म भी है. सो बेसिकली क्या हुआ होगा, ये जैसे ही आपने बाहर रखा होगा ये थोड़ा थोड़ा करके इवापोरेट भी साथ में हुआ होगा, राइट. एंड अल्टीमेटली दिस इज़ टोटली ड्राई. अब ऐसा ही अगर आप इसको तो आपने सन में रखा था, बाहर आपने सन में रखा था इसको, राइट. अब अगर आप इसको सन में ना रख के अगर आप इसको घर के अंदर भी रखते तो क्या होता, अगर बाहर है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6-7 आवर्स में ये काम हो गया, राइट. मे बी अगर विद इन रूम रखते आप इसको, विद इन योर रूम, तो यही काम फिर से आपका से 3 to 4 days में होता, राइट. या आपका अर्थन पॉट वुड हैव बिकम एम्प्टी. तो दैट मीन्स कि पानी तो वेपोराइज होगा, इवापोरेट होगा, वेदर यू कीप इट आउटसाइड इन सन और यू कीप इट विद इन योर रूम, राइट. अच्छा, ऐसा ही अगर आपने नेल पॉलिश रिमूवर, राइट, जिसको हम लोग ड्राई एसीटोन या सिंपली एसीटोन बोलते हैं, राइट, नेल पॉलिश रिमूवर अगर आप लें और एसीटोन अगर आप लेते, तो ये अगर आपने एक बीकर में निकाल के ओपन करके इसको अगर आपने रख दिया होता तो यही चीज़ आपका अप्रॉक्सीमेटली से विद इन 2-3 आवर्स पूरा एम्प्टी हो जाता, राइट. अच्छा, सो दोनों ही लिक्विड्स में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ मौका मिलता है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में एस्केप कर जाता है. सो यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स दैट वी कम अक्रॉस हैव गॉट दिस टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग इनटू वेपर फेज, right, escaping into vapor phase from liquid phase. So this property shown by most of the liquids is called volatility, right, यानी उड़ जाना, vapor phase में उड़ जाना. So these types of liquids are volatile. ठीक है, ये volatile है. अच्छा, now सो अभी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ज़रा इनका वेपर प्रेशर बताइए तो बताना मुश्किल है, बिकॉज दे आर योर ओपन सिस्टम्स, राइट. अब वेपर प्रेशर क्या है और वो आखिर आता ही कहाँ से है, लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट आउट. अब सपोज यही चीज़ हमने एक क्लोज्ड वेसल में किया, राइट. इस पूरे लिक्विड को हमने एक क्लोज्ड वेसल में रख दिया तो क्या होगा, इसमें फिर वेपर्स बनेंगे क्योंकि उनकी टेंडेंसी है एस्केप करने की. धीरे धीरे यहाँ पे आपके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, राइट. मोर एंड मोर वेपर्स विल फॉर्म ओवर हियर, बट आफ्टर सम टाइम यू विल ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ द वेपर्स आर गोइंग बैक इनटू द लिक्विड फेज. दैट मीन्स आपका कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, your rate of evaporation will become equal to rate of condensation, right. So therefore at that point equilibrium will be achieved. and अगर उस वक्त हमारे पास एक मैनोमीटर है यहाँ पे जो इसके प्रेशर को अगर मेंटेन करेगा, मेजर करेगा, राइट. सो यू विल फाइंड दैट अ कांस्टेंट वैल्यू इज देयर एंड दैट प्रेशर जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, दैट प्रेशर इज referred to as your vapor pressure, right. So what is vapor pressure? So vapor pressure
is the pressure applied by the vapors of a liquid in equilibrium with the surface of the liquid in a closed vessel at a given temperature. ठीक है, so this is what is your vapor pressure. Now vapor pressure क्या किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? So you will find that your vapor pressure actually depends on two factors, right? It depends on two factors. What are these factors? First factor is what is the nature of the liquid, right? Nature of liquid पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा. And the second factor is the temperature at which you are finding the vapor pressure. Now नेचर ऑफ लिक्विड कैसे होगा? अब यहीं पर देखिए, हमने दो एग्जाम्पल लिए थे. यहाँ पे इनिशियली वी टॉक्ड अबाउट वाटर, राइट, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एसीटोन. सो यू कैन सी दैट रेट ऑफ evaporation of water is much lesser than that of acetone. तो एसीटोन जल्दी उड़ जाता है, पानी देर से जाता है. सो कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे, ठीक. सो व्हाट वी सी राइट नाउ इज दैट कि एसीटोन इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, राइट. अब वो हो गया हमारा नेचर ऑफ लिक्विड. क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं पानी में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, विच इज़ एन इंटरमोलिकुलर फोर्स. अब आप सोच के देखिए, इफ देर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, देन ईच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल ट्राई टू होल्ड बैक टू अनदर नेबर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. वो सब एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे. तो अगर वो सब एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं तो क्या होगा? वो आसानी से एक दूसरे को वेपर फेज में एस्केप होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे. वहीं पे एसीटोन में बिकॉज ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप उतना अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता, राइट. सो देयरफॉर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इन एसीटोन इज मच वीकर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वाटर. सो हमें क्या दिख रहा है? जितना ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगा उतने कम वेपर्स बनेंगे एंड हेंस उतना ही कम वेपर प्रेशर आएगा. सो कैन वी से in case of vapor pressure, in case of nature of liquids, vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force, right? So higher the intermolecular force, lower the vapor pressure. Similarly हम टेम्परेचर में बात करते हैं. Now when you see, अब यहाँ पर जब हमने इसको आउटसाइड रखा, सन के प्रेजेंस में रखा, द हीट वॉज pretty high, temperature will be obviously pretty high, right? So in that case आपका यहाँ पे ये देर से जल्दी आपका वेपराइज हो गया. Within 6-7 hours you will find the earthen pot to be empty, right? लेकिन अगर ये आपने अपने घर के अंदर रख दिया, रूम में रख दिया, वेयर टेम्परेचर इज मॉडरेट, बाहर जितना इंटेंस नहीं होता, देयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू टेक फ्यू डेज, राइट. यहाँ पे फ्यू आवर्स, यहाँ पर फ्यू डेज. दैट मीन्स इफ टेम्परेचर इज लोअर then rate of evaporation will be also lower. So we can say that vapor pressure is directly proportional to temperature, right? So therefore हमारे ये दो important factors हैं vapor pressure के. It's better we understand them क्योंकि ये logically हमें आगे भी काम में आएगा, right? So चलिए आगे चलते हैं. तो ये हमारा पेज 1 हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन. सो ये आपका पेज 2 है. आई एम नंबरिंग ईच एंड एवरी पेज बिकॉज once the lesson is over I'll scan all of them, so you can also have these sheets as your notes. So along with the video in which I am going to explain all the concepts we talked about, I'll also upload all these pages which you can further utilize as your notes, as your reference points, right? अच्छा, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं. सी अब आगे जितना भी हम डिस्कशन करेंगे
we are going to focus on liquid solutions, right? So we will focus only on liquid solutions. Liquid solutions means your solvent will be always a liquid. जो हमारा solvent होगा that is always going to be a liquid. Now हम लोग इंटरेक्शन ऑफ गैस विथ लिक्विड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन द नेम ऑफ हेनरीज लॉ, राइट, जिसमें हमने हेनरीज लॉ सीखा था. सो अब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस पे, हम दो तरह के सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे. वन इज गोइंग टू बी योर लिक्विड प्लस लिक्विड एंड द अदर वन is going to be your liquid plus solid, right? So two types of solutions we are going to study here. Now liquid solutions are also called volatile solutions, right? They are volatile solutions, whereas liquid solid solutions are known as non-volatile solutions. अब देखिए, जब लिक्विड का है वो तो वोलेटाइल है, राइट, एंड सॉल्वेंट इज योर लिक्विड एंड दैट इज गोइंग टू बी सेम इन बोथ द केसेस. सो फिर भी एक को वोलेटाइल कह रहे हैं और दूसरे को हम लोग नॉन वोलेटाइल कह रहे हैं, विच ओनली मीन्स वन थिंग, दैट मीन्स दिस volatility is discussed from the point of view of solute and not solvent, because solvent is same, I mean liquid in both the cases, yet we are dealing only in solute perspective, right? Acha, now so first we are going to talk about this and then we'll focus on liquid and solid. Let us take a binary, I mean we are going to take a binary solution. So let's say we have got two different beakers, right? So we are having two different beakers with two different liquids. Let us say there is liquid A here and here you have got liquid B. Now as we know, in last few modules we talked about A to be solvent and B to be solute, right? That is a sign convention that I have used throughout. So here also we are doing the same thing. This liquid A is going to be your solvent and liquid B is going to be your solute. So अब इसके भी वेपर्स बनेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा उसके ऊपर. तो यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर आया, let us call it P naught A, that is vapor pressure of pure liquid A or solvent A for that matter. Same thing is going to happen with liquid B also. यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर आया, let us call it P naught V, that is vapor pressure of pure liquid B or solute B, right? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लिक्विड को हम लोग एक नए बीकर में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं एंड यहाँ पे आपका बोथ A एंड B आ गया, ठीक. अब यहाँ पर भी वेपर्स बनेंगे, A के भी बनेंगे और B के भी बनेंगे. सो लेट अस से द टोटल वेपर प्रेशर दैट वी ऑब्टेन हियर इज से PT, राइट? टोटल वेपर प्रेशर को हम लोग PT ले लेते हैं. नाउ अब थोड़ा सा आपको फोकस करते हैं हम लोग. If you remember, there was something called Dalton's law of partial pressures that you studied in class 11, right? In the chapter states of matter. अब अगर हमने इन दोनों लिक्विड्स को A and B को हमने एक थर्ड बीकर में ऐड कर दिया, द लिक्विड A and B are here, एंड जो भी आपका वेपर प्रेशर यहाँ पे फॉर्म होगा, वी आर कॉलिंग इट P total. Now my question is PT equals to P naught A प्लस P naught B, क्या ये इसके बराबर है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं. P total is not equal to sum of these pure vapor pressures. Rather you'll find that this P total is actually smaller than sum of these two, right? अच्छा, ऐसा क्यों होता है
कि आपने ए लिया है और बी लिया है, इन इसका सम जो है वो एक्चुअली इन दोनों से छोटा होता है, ठीक है। तो वो क्यों होगा छोटा? बिकॉज विल फाइंड यहाँ पे आपके जो वेपर्स हैं वो, देखिए ए में और बी में जो सरफेस एरिया था वो 100% ए से और 100% बी से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके कुछ कुछ पोर्शंस, जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसे करके बनाता हूँ, ऐसे करके बनाता हूँ, ठीक, यहाँ पे जो आपका हॉलो सर्कल है दैट इज से बी, एंड जो आपका सॉलिड है दैट इज से ए। सो इनिशियली सारा का सारा सरफेस वाज ऑक्यूपाइड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, बट नाउ ये लोग आपस में शेयर करने वाले हैं। तो सपोज यहाँ पे अगर 100% था तो मान लीजिए ए यहाँ पे हमारा से 70% है, तो 30% तो बी होगा, राइट। तो जितना 100% से एस्केप कर पा रहा था, 70% से उससे कम वेपर्स आएंगे। सो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे ए के वेपर्स बनेंगे दैट इज नॉट going to be equal to P naught A. Rather, let us call it say PA. That is partial vapor pressure of A in the solution. Similarly, यहाँ पे आपके B के भी वेपर्स बनेंगे, यहाँ पे आपके पास A के और B के दोनों के बन रहे हैं, तो B के भी बनेंगे, बट दैट ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी P naught B. So that will be logically smaller than the value of P naught V. So let us call that PB. अब क्या पी ए पी बी का पी टी के साथ रिलेशन बन सकता है? आंसर इज बिल्कुल बन सकता है, वो भी हम देखते हैं। उससे पहले लेट अस ट्राई टू फाइंड कि पी ए पी नॉट ए में क्या रिलेशन है और पी बी एंड पी नॉट बी में क्या रिलेशनशिप है, राइट। सो उसके लिए नाउ वी स्टडी समथिंग कॉल्ड रॉल्स लॉ, राइट। रॉल्स लॉ, जैसे हमने हेनरीज लॉ पहले पढ़ा था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रॉल्स लॉ। उप्स, एल रह गया, रॉल्स लॉ, ठीक है। नाउ व्हाट डज रॉल्स लॉ से? वो ये कहता है कि अगर आपका, फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर डीलिंग इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। सो रॉल्स लॉ सेज दैट कि एट एनी गिवन टेम्परेचर, ऑफकोर्स टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, बिकॉज हमने पीछे क्या देखा था कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। सो वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। नाउ व्हाट वी नो इज, इफ I mean as per Rawls law what we have is at a given temperature for a solution of volatile liquids, ये दोनों volatile components हैं, hence at a given temperature for a solution of volatile liquids जो partial vapor pressure of each component है, तो दो component हैं यहाँ पे, एक है A और दूसरा है B. So we'll find that partial vapor pressure of each component is equal to product of their mole fraction in the solution, right, in the mole fraction in the solution into their pure vapor pressure P naught A. Same logic से ये भी क्या होना चाहिए, mole fraction of B into P naught B, right. So once again what is the statement for Rawls law? It says that at any given temperature, ये जो भी सारा operation at any given temperature हो रहा है, so at any given temperature for a solution of volatile liquids, right, so this is a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure, so this partial vapor pressure of each component, right, is equal to product of vapor pressure of the pure component, right, so vapor pressure of the pure component into their mole fraction in the solution. So this is what we get, right. Now अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, that is when you get P total as per Dalton's law of partial pressure. So remember, ये individual या प्योर वेपर प्रेशर्स के सम के बराबर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ये उससे हमेशा कम ही होता है। तो किसके बराबर होता है? वो सम ऑफ देयर पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पी ए प्लस पी बी, राइट। नाउ इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे लर्न किया फ्रॉम रॉल्स लॉ, सो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस दिस इज पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ
B, right? So this is the formula that you come at. Now अब अगर हम सारा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सिर्फ सॉल्यूट ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस पूरे को अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ ही हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो क्या बच जाएगा? लेट अस से क्या होगा फिर? काय ए को हम लोग फिर 1 माइनस काय बी लिखेंगे, प्लस यू हैव गॉट पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स एंड रीअरेंज. माइनस P naught A mole fraction of B plus P naught B mole fraction of B. So let us take mole fraction of B common. So what are we left with? Plus P naught B minus P naught A into mole fraction of B. So this expression that we have got in terms of the mole fraction of the solute here, right? This fraction gives us overall vapor pressure of a volatile solution, right? अच्छा, अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि सारा का सारा इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है, एक्चुअली लीनियर टर्म्स में है, राइट? नाउ अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, रॉल्स लॉ के लिए हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, I'll try to draw it as straight as possible. I do not have a scale right now. Right? अच्छा, तो अब ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे हम लोग y कोऑर्डिनेट प्रेशर के लिए ले लेते हैं एंड x कोऑर्डिनेट हम लोग मोल फ्रैक्शन के लिए ले लेते हैं, राइट? लेट अस से इस कॉर्नर पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A is 1 while मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज से 0. क्यों? दोनों का सम तो 1 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर एक 1 है तो दूसरा 0 हो जाएगा. तो यहां दूसरी तरफ आते आते मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बिकम 0 while that of B is going to become max, that is 1, राइट? अच्छा, सो अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहाँ पे अगर 0 है तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा एंड कहीं ऊपर जाएगा. मान लीजिए ऐसे कहीं पे ऊपर चला गया. अब जहाँ पे टच हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज़ 1, राइट? वैसे भी अगर आप देखें यहाँ पे, सो आपका सेकंड इक्वेशन हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज हैपनिंग? इफ दिस इज y, दिस इज x, देन दिस इज द स्लोप. एंड ऑल्सो व्हेन यू पुट मोल फ्रैक्शन of B as 1, then PB becomes equal to P naught B. So therefore this value is your P naught B. ठीक है? ऐसे ही हम लोग पी ए का प्लॉट कर सकते हैं. यहाँ पे 0 है, सो इस तरफ से कहीं पर आएगा, राइट? सो दिस पॉइंट इज पी नॉट ए, राइट? अच्छा, अब तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये आपका हो गया पी बी और ये आपका हो गया पी ए. अब अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज वैल्यू फॉर टोटल पी टी विच इज इक्वल टू PA plus PB. So this is your Rawls graph for liquid solution or a volatile solution. ठीक है? आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया. कुछ भी पॉइंट अगर डाउट आता है आप वीडियो को यहीं पे रोकिए, एक बार फिर से पूरा देखिए. जो मैंने नोट्स साइड में आपके साइड कमेंट्स में मैं अपलोड कर दूंगा उनको देखिए एंड देन यू कैन अगेन गो बैक फ्यू मिनट्स, अगेन इसको स्टार्टिंग से देखिए. पूरा आपको ये अच्छी तरीके से आई होप क्लियर हो जाएगा, राइट? अच्छा, अब आगे चलते हैं. सो ये आपका पेज 2 खत्म हो गया. लेट्स गो फॉर पेज 3. Now we are going to talk about non-volatile solution, that means solid liquid solution. So you are going to have solid liquid solution, that is non-volatile. क्योंकि जो सॉलिड है वो तो वेपराइज होगा नहीं, तो उसके जब वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो
तो कोई वेपर प्रेशर का भी सवाल नहीं उठता. So what we are going to have this time again, you have individual vapor pressure. अगर आपने लिया होता, दैट इज़ हमने फिर से बीकर लिया, इसमें हमने सिर्फ लिक्विड ए डाला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी इसके वेपर्स बने होंगे वो ए के ही बने हैं, एंड दैट इज से पी नॉट ए. अब आपने क्या करा, इसमें सॉल्यूट बी ऐड कर दिया. तो जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूट बी ऐड कर दिया तो क्या होगा, पहले जितने भी वेपर्स थे अब उससे कम हो जाएंगे. अगेन सेम लॉजिक जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राइट. ये यहाँ पे ए भी है और यहाँ पर आपने बी भी ऐड कर दिया और बी आपका सॉलिड है. सो अगेन क्या होगा कि यहाँ पे अब कुछ पोर्शंस जो है बी ऑक्यूपाई कर लेगा. सपोज ये आपका बी है, ठीक है. अब कुछ पोर्शन अगर बी ने ऑक्यूपाई कर लिया है तो वो हर जगह से ए को एस्केप नहीं करने देगा. सो उसका इफेक्ट क्या होगा कि ए के वेपर्स बनेंगे पर पहले की तरह नहीं बनेंगे, उससे कम बनेंगे. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे ज़्यादा वेपर प्रेशर है और यहाँ पे कम वेपर प्रेशर है. सो वी आर गोइंग टू से ये आपका पी ए है, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. नाउ ऑब्वियस है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज गोइंग टू बी लोअर देन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए. ठीक, अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है, ये पहला कंडीशन होगा, और दूसरा कंडीशन ये है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ज़ीरो, क्योंकि सॉलिड है, वेपर्स तो बना ही नहीं है, राइट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट जो आपका पी टोटल है, दैट पी टोटल इज सेम एज partial vapor pressure of A, and as per Raoult's law it is going to be P naught A into mole fraction of A, right. अच्छा, अब मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए कि मैथमेटिकली बताइए कि मोर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट added to this solvent A, lower will be the partial vapor pressure of A, right. जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. लॉजिकली बात समझ में आता है, पर अगर आपसे मैथमेटिकली पूछा जाए वो भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. जैसा हमने पीछे किया था वैसे ही कर दीजिए. इसको पुट करिए पी नॉट ए एंड 1 माइनस काय बी, राइट. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंट्रोड्यूस कर दिया हमने. ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काय बी. यू कैन सी दैट काय बी इज देयर विद द नेगेटिव साइन. So higher the value of chi b, higher the subtractive factor, right, and hence lower will be the overall vapor pressure, right. तो जैसे जैसे आपका सॉल्यूट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, राइट. नाउ अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसके ग्राफ में हमें सिर्फ एक ही लाइन मिलेगा इंस्टेड ऑफ 3 लाइनें. क्या है वो, सिर्फ आपको पी ए मिलेगा. यहाँ पर आप लेव ज़रूर लीजिए भाई, फिर से क्या, काई ए वॉज हियर 1 एंड लेट अस से काई बी इज 0. तो यहाँ पे काई ए इज 0 एंड काई बी हैज़ बिकम 1. तो आपको ग्राफ सिर्फ एक ही तरफ मिलेगा, ठीक है. यही आपका पी टी भी है और यही आपका पी ए भी है, एंड दिस इज पी नॉट ए, ठीक है. ये आपका प्रेशर है यहाँ पे मेजर किया हुआ और ये आपका मोल फ्रैक्शन, सेम चीज़, राइट. सो दिस वाज वेरी सिंपल. दिस इज ऑल अबाउट योर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल अबाउट कंपैरिजन ऑफ हेनरीज लॉ एंड रॉल्ट्स लॉ, ठीक है. अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ. सो इन केस ऑफ हेनरीज लॉ हमने देखा कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, उसे ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कांस्टेंट के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, से ए. वहीं पे जब हम रॉल्ट्स लॉ की बात करते हैं, वी हैव partial pressure of A
as product of pure vapor pressure of A into again mole fraction. So what is the similarity? Similarity is in either case we see partial pressure of that component is always proportional to the mole fraction in the solution phase, right? Difference क्या है? In case of Raoult's law, it is vapor pressure of the same liquid, while in case of Henry's law, you have to determine the constant experimentally. It is this Henry's constant is determined experimentally. So therefore we can say that Raoult's law is a special case of Henry's law, right? सो आई होप यहाँ तक आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है. कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को नहीं क्लियर होगा. अगर नहीं हुआ है फिर भी कुछ पॉइंट क्लियर, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? और इवन यू कैन मेल मी the ID that I am going to share with you. In that you can email me your doubts, your comments, right? But I hope आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा. ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे. एंड आई होप आप भी मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको लगातार आप लोग शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, एंड आप इस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी आप देंगे. लाइक करना मत भूलिएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू पेज 4. Now we are going to talk about ideal and non-ideal solutions, right? Page 4 हो गया हमारा, right? So we are going to talk about your ideal and non-ideal solutions, right? Non-ideal solutions basically mean your real life solutions. ठीक है, आइडियल तो कुछ होता नहीं, बट हमें आइडियल चाहिए भी, अदरवाइज हम लोग बेस या स्टैंडर्ड कहाँ से हमें मिलेगा. सो दे आर लाइक योर रियल सॉल्यूशंस. ओके, नाउ आइडियल सॉल्यूशंस जो भी होते हैं इनको 3 कंडीशंस बहुत रिलीजियसली फॉलो करना होता है. 3 कंडीशंस आर मस्ट फॉलो. व्हाट आर दे? मस्ट फॉलो Raoult's law under all conditions. हर रेंज में, हर कॉन्सेंट्रेशन में ये रॉल्स लॉ को फॉलो करने चाहिए, राइट? देयर शुड नॉट बी एनी डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, राइट? अच्छा, एंड ऑल्सो डेल्टा वी मिक्स, दैट इज वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग, शुड बी ज़ीरो. सो कहने का मतलब क्या है कि इफ़ आई टेक से 50 ml ऑफ solute and add 50 ml of solvent, then the resulting volume should be 100 ml as expected. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे हमारा डेल्टा वी मिक्स जो है वो ज़ीरो है. अब जब हम 2 कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो द सिचुएशन में बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बट अगेन जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स उसका जो डेल्टा मिक्स ऑफ एंथैल्पी है, राइट, डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी है, वो हमारा ज़ीरो होना चाहिए. सो ये तभी पॉसिबल है जब आपका इंटरेक्शंस ऑफ solute molecules, solvent molecules and that of solvent molecules are exactly same. उसमें आपका कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए. What I mean is, अगर हम कहें कि solvent interaction is A interaction and solute interaction is B interaction, then this interaction should be exactly equal to जब A और B को मिला दिया गया, that is AB interaction. So अगर ये आपका सेम है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता, only then your it can be called ideal solutions, right?
सो कुछ आइडियल सॉल्यूशंस के हम लोग एग्जांपल अगर देखें, कुछ आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स, यानी कि ऑब्वियसली जो भी आपके आइडियल सॉल्यूशंस होंगे उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है या उनका बिहेवियर है, नेचर ऑफ लिक्विड हो गया, राइट, सो पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, वो सब कुछ एक जैसा ही होगा. जैसे if you take two hydrocarbons like benzene and toluene, so they will behave ideally to a large extent, right? Acha, similarly you can talk about say bromomethane like CH3Br and CH3I, iodomethane. They also behave in similar fashion. They are ideal, right? And say N-hexane and N-heptane. N for normal, that is it's a straight chain. Similarly, you can have chlorobenzene and say bromobenzene. Right, so these are some of the common examples where we can say the solutions are totally ideal in nature. Right, now we arrive at the last segment, and that is your non-ideal solutions. Right, now when we are saying non-ideal solutions, तो obviously ये वो solutions होंगे जो ना तो रॉल्स लॉ को ठीक से फॉलो करेंगे, ना डेल्टा वी मिक्स उनका ज़ीरो होने वाला है, और ना ही डेल्टा एच मिक्स उनका ज़ीरो होने वाला है. राइट, सो इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वो रॉल्स लॉ को हर रेंज में फॉलो नहीं करते हैं, एक छोटे से रेंज में फॉलो करते हैं, बट ज़्यादातर क्या होता है, दे आर लिटिल डिफरेंट, दे बिहेव लिटिल डिफरेंटली. राइट, सो वी कैन क्विकली से दे do not follow Rawls law in all conditions. ठीक है, अच्छा, फर्दर उनका ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी ज़ीरो. दैट मीन्स जैसे हमने भी यहाँ पर बात किया था 50 + 50 100 एक्सपेक्टेड है, 100 ही अगर आएगा तो भाई जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही आ रहा है, हेंस ये आइडियल था. लेकिन अगर मान लीजिए 100 ना आकर से वो 99.8 आ गया तो 0.2 कम हो गया, तो यानी डेल्टा वी मिक्स इज नेगेटिव. या 100.3 हो गया तो 0.3 बढ़ गया, हेंस डेल्टा वी मिक्स इज पॉजिटिव. राइट, अब आप कहेंगे ये कब से होने लगा, देखते हैं ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है. दीज ऑल थिंग्स मेक्स केमिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट. अच्छा, इसके बाद आपका enthalpy of mixing, it is also not equal to 0. Right, that means either the solution is endothermic or it comes out to be exothermic. Right, तो अब इसको ज़रा हम लोग डिटेल में बात करेंगे. राइट, किस तरीके से हमारा बिहेवियर होगा. अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. दैट मीन्स एक जिसमें आपका एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, और दूसरा जिसमें एक्सपेक्टेशन से कम वेपर्स बनते हैं. तो जिसमें ज़्यादा बनता है उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन. मतलब नॉन आइडियल तो है लेकिन उसमें भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं. पहला हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन, एंड दूसरा आपका हो गया नेगेटिव डेविएशन. अब इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं. राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज 5 में. ओके, सो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में.